आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा प्रयोगी तथ्यों पर, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप CGPSC 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हों या फिर कोई भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पर मैंने जितने भी तथ्य, जितने भी फैक्ट बताए हैं, अधिकतर पुराने प्रश्न पत्रों से मैंने उठाए हैं। और ये जो है ना, वन लाइनर है, मतलब एक एक लाइन वाला है, कोई मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं है। वन लाइनर फैक्ट मैंने बताने की कोशिश की है। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। तो पहला जो तथ्य है वो बिल्कुल कॉमन सा है। काफी पहले ये एग्जाम वगैरह हमें देखने को मिलता था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी, तो ये चीज लगभग सभी को पता होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है। ये अभी भी पूछा जाता है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है देश के कौन से क्रम का राज्य है, तो 26वां राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य जब अस्तित्व में आया ना 1 नवंबर सन 2000, इसके पहले भारत में 25 राज्य हुआ करते थे। जो छत्तीसगढ़ है वो देश का 26वां राज्य बना। ध्यान रखना। एक और बात ध्यान रखना कि नवंबर सन 2000 को भारत में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे, जिनमें से एक हमारा छत्तीसगढ़ था। इसके अलावा उत्तराखंड और झारखंड राज्य भी गठित हुए थे। देखो, छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर सन 2000 को, उसके बाद उत्तराखंड की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को और झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मतलब उत्तराखंड जो है 27वां है और झारखंड 28वां है। इसके बाद 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आया। तो ये सारी चीज ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में 25 राज्य थे, जो मैंने बताया। गोवा 25वें क्रम का राज्य है, तो गोवा जो है 25वां राज्य था। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो ये भी एक बार पूछा गया है कि राज्य स्थापना के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो अभी वही पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है। ये जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1997 से 2002 के बीच चल रही थी। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे किताबों में भी ना उल्टा पुल्टा दिया हुआ होता है। तो जो 5वां फैक्ट है वो क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अगला देखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के लिए किसी प्रकार का कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ था। तो ये आप गांठ बांध लीजिएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के लिए किसी प्रकार के कोई संवैधानिक संशोधन नहीं हुआ था। राज्य गठन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। एक विधेयक लाना होता है, जो था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, जो पारित होने के बाद बन गया मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। किसी प्रकार के संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। कुछ में ना 93 मिलेगा, कुछ में 96 भी देखने को मिलेगा, तो लेकिन आप इसी को ध्यान में रखेंगे। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4.11% होता है छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। अगला है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। तो जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका मात्र राज्य मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.47% होता है और भारत के क्षेत्रफल का 4.11%। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 10वां पॉइंट। छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का 2.11% है 2011 के जनगणना के अनुसार। वहीं भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.11% है। तो ये चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, मतलब एक ही डाटा है ना। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। लगभग कितना होता है, 2.55 करोड़ कुछ है ना, मतलब 2 करोड़ 55 लाख कुछ मोटा माटी छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला पॉइंट हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर जिले के बोदरी नामक स्थान पर
स्थित है, ये यहाँ नहीं आना था। तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। बिलासपुर जिले में भी किस स्थान पर? तो बोदरी नामक स्थान पर स्थित है, बोदरी, ध्यान रखना। जो कि देश का 19वां उच्च न्यायालय है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है वो 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। तो ये भी आपको ध्यान में, ये भी पूछा गया, जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट रखे हैं सारे के सारे पूछे गए। ये भी पूछा गया है कि कहाँ पर है, तो बोदरी में है, किस जिले में, बिलासपुर जिले में है, कौन से क्रम का उच्च न्यायालय है, तो 19वें क्रम का उच्च न्यायालय है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो बिलासपुर में है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और यह रेलवे मंडल देश का 16वां रेलवे मंडल है। तो रेलवे मंडल 16वें क्रम का है, जो उच्च न्यायालय है वो 19वें क्रम का है, और हमारा छत्तीसगढ़ 26वें क्रम का राज्य है। तो ये जो क्रम है पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 13वां पॉइंट, छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन अधिक होने के कारण इसे धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखना, यहां पर धान का उत्पादन जो है ठीक ठाक होता है, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में जो प्रमुख धान उत्पादक राज्य है ना, उनसे अगर हम तुलना करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में धान का उत्पादन उतना अधिक नहीं होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का जो मध्य का जो भाग है ना, मध्य का जो मैदानी भाग है, जो कि कटोरा नुमा है, मध्य के भाग से तात्पर्य, अगर मैं छत्तीसगढ़ राज्य को कुछ इस तरह से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, कुछ ऐसा ही है ना हमारा छत्तीसगढ़ राज्य, इधर से ऐसा निकला हुआ है, इधर से पूंछ बना हुआ है। तो ये जो मध्य वाला जो भाग है ये मैदानी भाग है, ऊपर वाला पठार पर्वत वाला भाग है, दक्षिण में भी वैसे ही ये पर्वत पठार, इस तरफ भी जो है ना पतला संकरा सा उच्च भूमि वाला भाग है, इस तरफ भी थोड़ा थोड़ा जो है छोटी मोटी पहाड़ियां है, बीच में जो है ना बिल्कुल समतल मैदान क्षेत्र है, जो इसको हम महानदी बेसिन या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। तो यहां पर धान का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, जिसका आकार कटोरा नुमा है, इसी कारण इसको जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ध्यान रखना, देश में सबसे ज्यादा धान हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, ध्यान रखें। कहां पर होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन बीच वाले क्षेत्र को धान का कटोरा कहते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ को नहीं, क्योंकि जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है और दक्षिणी छत्तीसगढ़ है वहां पर धान का उत्पादन उतना ज्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई वो पहाड़ पर्वत वाला क्षेत्र है, वहां कहां से धान होगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि धान का उत्पादन अधिकतर समतल मैदानी क्षेत्रों में होता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे धान का कटोरा किस लिए कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग 14वां नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। ध्यान रखना, अभी तक 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। अधिकतर लोगों को पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल नए हैं, अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, काफी सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद जोगी, जिनका कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। दूसरे थे डॉक्टर रमन सिंह, और अभी कौन है? हमारे भूपेश बघेल जी, जिनको प्यार से काका कहा जाता है ना। तो 3 मुख्यमंत्री हुए हैं। ये जो अजीत जोगी हैं, ये पहले मुख्यमंत्री सन 2000 से लेकर के 2003 तक मात्र 3 वर्ष ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद रमन सिंह, ये जो है 2003 से लेकर के 2018 तक लगातार 3 बार और 15 साल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं। और भूपेश बघेल जी भी वर्तमान मुख्यमंत्री। अभी जो विधानसभा चल रहा है वो 5वां विधानसभा चल रहा है, ध्यान रखना, 5वां विधानसभा चल रहा है। अभी पहला विधानसभा अजीत जोगी के समय, जिसके लिए चुनाव अविभाजित मध्य प्रदेश में हुए थे, अविभाजित मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे। और जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी 90 विधायक थे, 90 विधानसभा क्षेत्र थे, उसमें जितने भी 90 विधायक थे, तो उसमें जो दलीय व्यवस्था हुई, तो जिस दल के ज्यादा विधायक थे, कांग्रेस के ज्यादा विधायक थे, तो कांग्रेस की सरकार बनी और अजीत जोगी जी उसमें मुख्यमंत्री हुए। और ये जो विधानसभा थी, इसके 5 वर्ष पूरे हो रहे थे 2003 में। तो उसके बाद फिर 2003 में चुनाव होता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना कि पृथक छत्तीसगढ़ में विधानसभा का प्रथम चुनाव 2003 में हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हुए रमन सिंह। तो वो दूसरा विधानसभा हुआ, उसके बाद तीसरा विधानसभा 2008 में बना, फिर चौथा जो है 2013 में बना, और 5वां कब बना? 2018 में, जिसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। तो ये चीज भी पूछा जा सकता है, 5वां विधानसभा चल रहा है। और अभी लोकसभा कौन सा चल रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगला दिया हुआ है, डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री
रहे, बता चुका हूं मैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, काफी बार पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हमारा छत्तीसगढ़ में जो उच्च न्यायालय कहां पर है, बिलासपुर के बोदरी में, जो 19वें क्रम का मुख्य न्यायालय है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक थे। पहले मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक, वहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। ये पूछा जा सकता है आपको कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य न्यायाधीश कौन है। ये भी मेरे ख्याल से अक्टूबर में इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब अक्टूबर में ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं, अरूप कुमार गोस्वामी। पहले थे W.A. शशांक। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश R.S. गर्ग थे। तो प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश R.S. गर्ग, तो ये भी पूछा गया है। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। वहीं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत। अभी जो 5वां विधानसभा चल रहा है उसमें विधानसभा अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर चरणदास महंत। इनका विधानसभा क्षेत्र आप लोग मुझे बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी। डॉक्टर चरणदास महंत छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल दिनेश नंदन सहाय थे। पहले राज्यपाल कौन थे, दिनेश नंदन सहाय, जिनको D.N. सहाय भी कहा जाता था। वहीं वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं। तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चीज भी, वैसे मेरे ख्याल से पूछा गया है इनके बारे में क्योंकि काफी समय से है ये। अगला है 20वां, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राज्य में 16 जिले थे। काफी बार पूछा गया है कि राज्य स्थापना के समय कितने जिले थे, 16 जिले थे। ये कौन कौन से जिले थे ये भी आपको याद रखना जरूरी है। वर्ष 2007 में 2 नए जिले बीजापुर और नारायणपुर अस्तित्व में आए। तो 2007 में 2 नए जिले बने, बीजापुर और नारायणपुर। तो टोटल कितने जिले हो गए, 18 जिले हो गए। उसके बाद देखिएगा वर्ष 2000 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए। वर्ष 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए, जिसके बाद जिलों की संख्या हो गई 27। उसके बाद आगे दे रहा है, तत्पश्चात 2020 में एक नया जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जिसको GPM बोला जाता है शॉर्ट में, GPM गौरेला पेंड्रा मरवाही अस्तित्व में आया। इस तरह वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में 28 जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे नया जिला कौन सा हुआ, गौरेला पेंड्रा मरवाही, जो कि बिलासपुर जिले से अलग होकर के बना है। और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के बाद से लेकर के अभी तक 3 बार जिले गठित किए गए हैं। एक तो 2007 में 2 जिले बनाए गए, बीजापुर नारायणपुर, 2012 में 9 जिले बनाए गए और 2020 में 1 जिला बनाया गया। और अभी और भी जिले बनाने की बात चल रही है, टोटल 36 जिले होंगे ऐसी बात चल रही है ना। तो ध्यान रखना कब कब जिले बने हैं। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का मातृ राज्य मध्य प्रदेश है। ये भी काफी बार पूछा गया और काफी आसान सा चीज है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का अंग बना, 44 वर्षों तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा रहा। काफी बार पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश का कितने वर्ष तक अंग रहा। देखो क्या है ना कि जो छत्तीसगढ़ है पहले वो मध्य प्रांत का अंग हुआ करता था। मध्य प्रांत का अंग जो है ना 1956 तक रहा। 1956 में भारत में नए नए राज्य बनाए गए। तो मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना होता है 1 नवंबर सन 1956 को, और छत्तीसगढ़ को जो है मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर लिया जाता है। और 2000 को जो है 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो टोटल ये जो है 44 वर्ष मध्य प्रदेश का अंग रहा, 1956 से लेकर के 2000 तक। तो ध्यान रखना काफी बार पूछा गया है, 44 वर्ष वाला भी, 1956 वाला भी। अगला दिया हुआ है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा रहा, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हुआ करता था, मध्य प्रांत एवं बरार का। देखो मध्य प्रांत का जो गठन है ये हुआ था 1861 में, और तभी से जो है ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का अंग था। इसके बाद कब तक था, तो देखो 1861 से लेकर के 1956 तक
छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रांत का अंग रहा। 1956 में जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत हिंदी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर के मध्य प्रदेश बनाया गया। जो मराठी भाषी क्षेत्र थे ना मध्य प्रांत में, उसको महाराष्ट्र में शामिल किया गया। बंबई उस समय हुआ करता था। तो 1861 से लेकर के 1956 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार का अंग हुआ करता था, और ब्रिटिश काल में भी इसी मध्य प्रांत एवं बरार का अंग था। इसके अलावा पूछा जाता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ किस प्रांत का हिस्सा था, तो मध्य प्रांत का हिस्सा था। ध्यान रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश तो भाई लगभग 9 साल बाद बना 1956 में, तो इसको ध्यान रखना। राजधानी नागपुर हुआ करती थी, मध्य प्रांत एवं बरार की राजधानी नागपुर होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कलचुरी वंश था। काफी बार पूछा गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक कलचुरी वंश के शासकों ने शासन किया। लगभग 600-700 साल इन्होंने रूल किया है छत्तीसगढ़ में। अगला है वर्ष 1854 भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी गोद प्रथा निषेध के तहत नागपुर के भोसला राज्य को हड़प लिया, जिसके साथ छत्तीसगढ़ भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधीनस्थ बन गया। देखो क्या था ना, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1741 के बाद 1741 में छत्तीसगढ़ में मराठा आक्रमण हुआ, और उसके कुछ ही वर्षों बाद छत्तीसगढ़ मराठों के अधीन हो जाता है। उसके बाद फिर मराठों के ऊपर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है, और अंग्रेज जो है ना, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1854 में नागपुर को गोद प्रथा निषेध के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में मिला लेता है। तो पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ और बस्तर भी अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो ध्यान रखना। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ किस नीति के तहत या फिर किस प्लान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हुआ, तो गोद प्रथा निषेध के तहत। और कौन गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड डलहौजी था, ये भी ध्यान रखना। और 1854 में ये जो है अंग्रेजों का गुलाम बना छत्तीसगढ़। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसके प्रकाशक माधवराव सप्रे थे। काफी बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम समाचार पत्र के विषय में। और ये जो समाचार पत्र है ना, ये मासिक प्रकाशित होता था, माह में एक बार प्रकाशित होता था ये। और ये बिलासपुर में पेंड्रा रोड से प्रकाशित होता था। ये 3 ही साल चल सका, बाद में फंड न होने के कारण, मतलब पैसे वैसे की तंगी के चलते इसको फिर बंद करना पड़ा था। रामराव चिंचोलकर, एक नाम याद रखना, राम, ये पूछा गया, रामराव चिंचोलकर। ये जो है माधवराव सप्रे जी के साथी थे, जिन्होंने इस पत्रिका के संपादन में, प्रकाशन में सहयोग किया। इसके अलावा वामनराव लाखे जी ने भी माधवराव सप्रे जी का सहयोग किया। अगला हम देखते हैं, माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकारिता का जनक माना जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने जो है ना पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था, तो इनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन बोली कोसली कहलाती है। ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्राचीन बोली कोसली कहलाती है। देखो, जो पंजाब में जो बोली बोली जाती है, पंजाब की जो भाषा है, उसको क्या कहते हैं, पंजाबी। मतलब जिस क्षेत्र के लोग हैं जो भाषा बोलेंगे, उसी क्षेत्र के नाम पर उनकी भाषा का नाम भी पड़ जाता है अधिकतर। पंजाब में पंजाबी, बिहार में बिहारी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, ऐसे ही तमिलनाडु में तमिल, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ में जो पहले जो बोली बोली जाती थी उसको कोसली कहा जाता था। क्यों कोसली कहा जाता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल हुआ करता था। तो दक्षिण कोसल मतलब कोशल में बोली जाने वाली बोली कोसली कहलाती थी। और छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, दक्षिण कोसल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। उसके बाद गुप्त काल में इसको जो है कोशल कहा जाता था। ध्यान रखेंगे इस चीज को। बाद में फिर मध्य काल में इसको फिर छत्तीसगढ़ नाम जो है पढ़ना शुरू हुआ। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य गीत अरपा पैरी के धार है। काफी बार पूछा गया है ये भी, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार, जिसकी रचना की है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी ने, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। और इसको जो है ना गाया हुआ है ममता चंद्राकर जी ने, ममता चंद्राकर जी ने इसको गाया है। वैसे तो गाए काफी सारे लोग हैं, लेकिन जो संगीत वगैरह जो है ना वो उसके साथ ममता चंद्राकर जी ने इसको गाया है। और रचनाकार कौन है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वप्न दृष्टा पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। मतलब छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य हो, ऐसा स्वप्न देखने वाले कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। 1818 में इन्होंने इस तरह का स्वप्न एक तरह से देखा था।
और रेखा चित्र खींचा था कि कौन कौन से भाग जो है इसमें आने चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म हुआ राजिम के निकट चमसूर नामक गांव में हुआ था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? राजिम के निकट चमसूर नामक गांव में, ये भी पूछा गया है। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष साल है, जिसे सरई भी कहा जाता है। इसको जो है सरई भी बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 40% साल वनों का है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जितना भी वनों का क्षेत्रफल है, लगभग 43-44% क्षेत्र में वन है ना हमारे छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का। तो जितने भी क्षेत्र में वन है उसके 40% हिस्से में साल वन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो साल जो है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ में, इसी कारण साल वृक्ष को छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में सरई भी बोला जाता है। उसके बाद दिया हुआ है बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। देखो जो बस्तर है उसको साल वनों का द्वीप कहा जाता है। बस्तर में एक लेखक हुए गुलशेर अहमद खां सानी, जो कि बस्तर से ही थे, जगदलपुर से थे, उनका संबंध जगदलपुर से था। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी साल वनों का द्वीप। दरअसल हुआ ये कोई ना फॉरेन से कोई आया था छत्तीसगढ़, मतलब बस्तर पर रिसर्च वगैरह करने के लिए। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एडवर्ड ऐसे ही कुछ नाम था। तो उसके साथ जो है सानी जी ने पूरे बस्तर का छान मारा, मतलब बस्तर एक तरह से उन्होंने दिखाया उनको। हालांकि वो खुद नहीं देखे थे, सानी जी अंदर अंदर नहीं गए थे, लेकिन एक लोकल व्यक्ति की जरूरत रही होगी एडवर्ड को, तो उसके साथ जो है ना सानी जी गए थे। और सानी जी ने भी बस्तर को देखा, बस्तर को जाना पहचाना, और उसी पर उन्होंने पुस्तक लिखा साल वनों का द्वीप, जिसके बाद इस क्षेत्र को साल वनों का द्वीप कहा जाने लगा। मतलब जहां भी गए वो होंगे वो लोग, चारों तरफ साल वन ही दिखता रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार। और साल वन कितना है भाई? तो 40%। उसके बाद सागौन, सागौन भी एक महत्वपूर्ण वृक्ष है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो सागौन का ना 9% है, सागौन 9% है हमारे छत्तीसगढ़ में। अगला हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है, और पहाड़ी मैना मानव बच्चे की तरह बात करता है। पहाड़ी मैना का संरक्षण और संवर्धन बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। तो पहाड़ी मैना ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी जो कि बात करता है, बिल्कुल आदमियों की तरह बात करता है, बच्चों की तरह बात करता है। और इसका जो संरक्षण संवर्धन कहां पर हो रहा है? बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। आप अगर जगदलपुर जाएंगे ना, तो जगदलपुर में जो वनपाल संरक्षण जो क्या कहना चाहिए, वनपाल प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर वन रक्षकों की ट्रेनिंग होती है, तो वहां पर ना मैना को संरक्षित किया गया है, वहां पर भी रखा गया है। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी, मतलब आप जगदलपुर में भी इसको देख सकते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बात करता है वो। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु वन भैंसा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वन भैंसा भी काफी पाए जाते हैं। वन भैंसा का जिक्र ना, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के वन भैंसों का जिक्र प्राचीन समय के लेखकों ने भी किया है। जो हर्षवर्धन था, गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन ने शासन किया ना उत्तरी भारत में, तो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उन्होंने अपनी पुस्तक में इन वन भैंसों का जिक्र किया हुआ है कि ये जो मंडला बालाघाट वहां से लेकर के बस्तर तक का जो क्षेत्र है, धूर जंगली क्षेत्र है, यहाँ पर बड़े बड़े वन भैंसे हैं। इनको साक्षात मृत्यु का प्रतीक बताया है बाणभट्ट ने। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, बाणभट्ट ने इसका जिक्र किया है वन भैंसा का। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम दक्षिण कोसल है। आगे जिक्र हुआ था शायद पीछे, तो दक्षिण कोसल है छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, वहीं गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोशल कहा जाता था, पीछे बता चुका हूं। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम बोली कोसली के नाम से जानी जाती थी। ये भी रिपीट हो गया, माफी चाहूंगा। अगला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र में कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से गुजरती है। देखो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है ना, जो अक्सर पूछा जाता है कि किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है। तो
वो इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, क्रम से बताना है आप लोगों को, मतलब पहले किससे फिर किससे, इस टाइप से। अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों का क्रम देखें ना, तो पहले कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, ऐसे गुजरती है कर्क रेखा। कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के 7 राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य एक भू आविष्ठित राज्य है क्योंकि यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ टोटल 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से हैं ये राज्य? तो उत्तर में उड़ीसा है, उत्तर पूर्व में झारखंड है, उसके बाद पूर्व में उड़ीसा है, उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उसके बाद पश्चिम में महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश। तो टोटल 7 राज्यों की सीमाओं को छत्तीसगढ़ स्पर्श करता है। सबसे ज्यादा उड़ीसा की सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है। और छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है, चारों तरफ ये भारत के राज्यों से घिरा हुआ है। किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा या फिर समुद्री सीमा को छत्तीसगढ़ स्पर्श नहीं करता है। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है, जो बलरामपुर के सामरी पाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है गौर लाटा। कहां पर है? बलरामपुर के सामरी पाट में 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1210 मीटर है, जो कि बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। अगला हम देखते हैं, जसपुर पाट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं सबसे लंबा पाट है। ये मेरे ख्याल से सीजीपीएससी ने पूछा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी महानदी है। ध्यान रखेंगे, अगर लंबाई पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में बहने वाली, प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है शिवनाथ नदी। वहीं महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि महानदी की जो जल धारण क्षमता है वो अधिक है छत्तीसगढ़ में बाकी नदियों से। तो लंबी नदी शिवनाथ, बड़ी नदी महानदी। महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी की कुल लंबाई होती है 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रभाव नहीं है, प्रवाह है, प्रवाह। छत्तीसगढ़ राज्य में इसका प्रवाह केवल 286 किलोमीटर है। देखो, महानदी का उद्गम कहां से हुआ है? धमतरी के सिहावा पर्वत से। तो वहां से निकल करके ये जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम सीमा, जहां तक ये जहां से मतलब प्रवाहित होती है, रायगढ़ इसका आखिरी ठिकाना है छत्तीसगढ़ में, तो वहां तक ना ये 284 किलोमीटर है। फिर आगे ये कहां बहती है? उड़ीसा में बहती है बाकी। तो टोटल 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है और छत्तीसगढ़ में मात्र 284 किलोमीटर बहती है। लेकिन जितने भी किलोमीटर छत्तीसगढ़ में बहती है उसमें जल धारण क्षमता अधिक है। तो सबसे बड़ी नदी महानदी होती है और लंबी नदी शिवनाथ, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम देखते हैं, महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के 9 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो 9 जिलों से प्रवाहित होती है। यह 9 जिले कौन कौन से हैं? धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इन 9 जिलों से महानदी प्रवाहित होती है। अगला है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, काफी बार पूछा गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, जिसमें प्रमुख रूप से इंद्रावती और सबरी नदी सम्मिलित है। तो छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है, जिसको दंडकारण्य का पठार भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत बस्तर संभाग के 7 जिले आते हैं, तो वहां के अधिकांश नदियां जो हैं गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है, कांकेर जिले को छोड़ करके। कांकेर जिले की कुछ हिस्सों को छोड़ करके बाकी सब जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं? इंद्रावती और सबरी नदी, जो सीधे गोदावरी नदी में जाकर के मिलती हैं। अगला दिया हुआ है, राजनांदगांव जिले से निकलने वाली बाघ नदी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। देखो, बाघ नदी जो कि राजनांदगांव जिले के एक कौन सी पहाड़ी, मुझे पहाड़ी का नाम याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा नाम है, वहां से निकलती है राजनांदगांव जिले से, और ये जो है गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा। ये सीधे गोदावरी में नहीं मिलती है। गोदावरी की एक सहायक नदी है वेन गंगा, उसमें जो है जाके मिलती है बाघ नदी।
और फिर आगे चल करके रायगढ़ में गोदावरी में। तो बाघ नदी इस तरह से गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा हुआ। पूछा जा सकता है ऐसा कि राजनांदगांव जिले की कौन सी नदी गोदावरी अफवाह तंत्र का हिस्सा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे फिर। अगला दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य में 6 राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। 6 राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी। भारत में मेरे ख्याल से टोटल 13 प्रकार के राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ियां हैं जिनको राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है। तो इनमें से 6 प्रकार के हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। कौन कौन सी हैं ये 6 प्रकार के? तो एक तो साल है, जो जिसको सरई भी बोला जाता है, दूसरा सागौन है, तीसरा साजा है, चौथा बीजा है, पांचवा खैर है, छठवां शीशम। ये मेरे ख्याल से एक बार पूछा भी गया है। तो साल, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज अनुमानित हैं, जिसमें से 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन किया जाता है। तो हमारे यहाँ लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, बहुत प्रकार के खनिज हैं। तो टोटल 28 प्रकार के खनिज अनुमानित किए गए हैं, लेकिन इनमें से मात्र 20 प्रकार के खनिजों का उत्खनन होता है। अगला 50वां देखते हैं, आखिरी है ये। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश कलचुरी वंश था। वहीं सर्वाधिक समय तक बस्तर में शासन करने वाला राजवंश काकतीय वंश था। तो बस्तर में काकतीय वंश और छत्तीसगढ़ में कलचुरी सबसे लंबे समय तक शासन किए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को आज का ये जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने तथ्य बताए वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट लगता है, मैंने जो भी जानकारी दी उसमें कुछ भी आपको लगता है कि मैंने कहीं पर कोई गलत तथ्य कहीं पर बताया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।